नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस वीडियो में करने वाले हैं बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 12। हमने 11 तक कर लिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, आप चाहें तो बाकी के सेट्स को जाकर आप देख सकते हैं। तो चलो तो इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों इसमें हम करने वाले हैं 75 क्वेश्चन। जी हाँ, तो 75 क्वेश्चन जो कि जीके और जीएस के क्वेश्चंस होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जीके और जीएस के क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने से पहले कैमरे को करेंगे थोड़ा सा जूम ताकि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे जाए। जी हाँ, तो अच्छे से दिखाई दे और कोई भी समस्या ना हो। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन जो है, जी हाँ, सबसे पहले पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बैस्टिल के पतन, जी हाँ, तो बैस्टिल के पतन का संबंध, जी हाँ, तो बैस्टिल के पतन का संबंध किससे है? तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से। जी हाँ, तो बैस्टिल का पतन का संबंध जो है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या, जी हाँ, तो निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अधिक टिकाऊ वस्तुएं हैं? जी हाँ, तो उपभोक्ता अधिक अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, अधिक नहीं अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं। तो खाद्यान्न एवं अन्य खाद्य उत्पाद, जी हाँ, तो खाद्यान्न एवं अन्य खाद्य उत्पाद जो है अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं क्योंकि इनका खपत करना जरूरी होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन की बात की जाए तो सिर्फ इसमें एक ही कथन सही है और वो है सी वाला। आर्थिक लगान बाजार मजदूरी और न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी के बीच अंतर होता है। जी हाँ, तो अंतर होता है। तो ये कथन जो है इस क्वेश्चन का सही है। बाकी के जो सारे कथन है वो रॉन्ग है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो कहा जा रहा है अन्य बातें, जी हाँ, तो अन्य बातें समान होने पर हमें किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से हो सकती है? तो किस कारण से हो सकती है? तो उस वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण। जी हाँ, तो उस वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण वस्तु की मांग में कमी हो सकती है। जी हाँ, तो वस्तु की मांग में कमी हो सकती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है, जी हाँ, तुम्हारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है निम्न में से क्या आर्थिक समस्या है? जी हाँ, तो निम्न में से क्या एक आर्थिक समस्या नहीं है बोला जा रहा है? तो नहीं है अगर बोला जाए तो आपका यह, जी हाँ दोस्तों, आंसर डी है, यह तय करना कि फुर्सत के समय को विभिन्न तरीके में से किस तरीके से व्यतीत किया जाए। ये आपका जो है समस्या आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि इसके अलावा सवेतन कार्य, जी हाँ, तो सवेतन कार्य और फुर्सत में से किसी एक को चुनना, यह तय करना कि दो वस्तुओं में से किस पर खर्च किया जाए और व्यक्तिगत बचत और वैकल्पिक तरीके में से किसी तरीके का चुनना, ये तीनों ही जो है वो आर्थिक समस्याएं हैं, लेकिन डी वाला आर्थिक समस्या नहीं है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न बोला जा रहा है किस वर्ष, जी हाँ, तो किस वर्ष भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है 1956 ईस्वी में हुआ था और सबसे पहला राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश था। जी हाँ, तो आंध्र प्रदेश जो था वो पहला राज्य था भाषाई आधार पर गठन होने वाला। हमारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न बोला जा रहा है अखिल भारतीय, जी हाँ, तो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन, जी हाँ, तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किसे प्राप्त है? जी हाँ, तो सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये आपका संसद को प्राप्त है। जी हाँ, तो संसद को इसकी शक्ति प्राप्त है। हमारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिर अस्थायी योगदान है? तो कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोना और राणा, जी हाँ, तो राणा तथा कैलाश मंदिर, ये तीनों जो हैं चिर अस्थायी योगदान है। जी हाँ, तो ये जो हैं आपके चिर अस्थायी योगदान है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है रवि कीर्ति जो एक जैन थे, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति
की रचना की थी। जी हाँ, तो किसकी रचना की थी? एहोल प्रशस्ति की रचना की थी। वे किसका संरक्षण प्राप्त था, यानी कि उन्हें किसका संरक्षण प्राप्त था? तो उन्हें जो है वो पुलकेशिन द्वितीय, जी हाँ, तो पुलकेशिन द्वितीय की संरक्षण प्राप्त थे। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है मैन कैंप। जी हाँ, तो मैन कैंप जो है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है हिटलर हैं। जी हाँ, तो इसके लेखक हिटलर है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैन कैंप जो है हिटलर की आत्मकथा है। जी हाँ, तो हिटलर की आत्मकथा है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है 1873 ईस्वी में, जी हाँ, तो 1873 ईस्वी के 3 साम्राज्यों के संघ और किस नाम से जाना जाता था? तो 3 साम्राज्यों का संघ जो है ड्राइकैरिस बंद, जी हाँ, तो ड्राइकैरिस बंद संधि के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है भारत की अंतःकालीन, जी हाँ, तो अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य होते हैं? तो अंतःकालीन संसद में 313 सदस्य होते हैं। जी हाँ, तो 313 सदस्य होते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है कि 2 अक्टूबर को, जी हाँ, तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहाँ पर लिया गया? तो ऐसा कोई बताया नहीं गया दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कहाँ पर मनाया गया, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था और इन्हीं के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया था और साथ साथ गांधी जयंती भी इसी के अवसर पर मनाया था, यानी कि इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है भारतीय संघ, जी हाँ, तो भारतीय संघ एक नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो नए राज्य की स्वीकृति जो है वो आपको संसद देता है। जी हाँ, तो नए राज्य की स्वीकृति संसद देता है। और सबसे नए राज्य में अगर बात की जाए तो तेलंगाना का जो स्थापना हुआ वो 2 जून 2014 को हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ज्वालामुखी विस्फोट, जी हाँ, तो भारत में ज्वालामुखी विस्फोट से निम्नलिखित में से क्या बना है? तो ज्वालामुखी विस्फोट से जो है भारत में आपका दक्कन का पठार बना हुआ है। जी हाँ, तो दक्कन का पठार बना हुआ है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है प्रचुर, जी हाँ, तो प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो जिसमें कैल्शियम की प्रचुर मात्रा उपलब्ध हो उसे पेडोकल बोला जाता है। जी हाँ, तो पेडोकल बोला जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो कृषि भूमि को जो है कुल प्रति भूमि प्लस निब्बल बुआई की गई भूमि के रूप में जो है इसे परिभाषित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है हस्तलिपियों के, जी हाँ, तो हस्तलिपियों के मूल संस्थापक, जी हाँ, तो मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक जो हैं आर समा शास्त्री, जी हाँ, तो आर श्यामा शास्त्री जो थे वो हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक थे। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से क्या भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल है? जी हाँ, तो सबसे बड़ा भारत का जीव मंडल कौन सा है? तो मन्नार की खाड़ी, जी हाँ, तो मन्नार की खाड़ी जो है भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है इसरो की, जी हाँ, तो इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? तो इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा जो है आपकी कर्नाटक में है। जी हाँ, तो यानी कि हेड ऑफिस जो है वो कहाँ है? तो कर्नाटक में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर है? तो 7% जो क्षेत्र है वो वर्षा प्रचुर यानी कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन के रूप में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है काराधान, ध्यान दीजिएगा, काराधान का समर्थ सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो काराधान का समर्थ सिद्धांत जो है एडम स्मिथ ने प्रतिपादित किया। हमारा अगला प्रश्न है विश्व में, जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, विश्व में किस भोजन, जी हाँ, तो किस भोजन उत्पाद की बढ़ती हुई क्षुधा उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है? तो क्षुधा वनोन्मूलन का प्रमुख कारण जो है वो गौ मांस है। जी हाँ, तो गौ
मास है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है लाइफ डिवाइन। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक जो है श्री अरविंदो है। जी हाँ, तो श्री अरविंदो है। और एक है डिवाइन लाइफ, तो डिवाइन लाइफ के लेखक जो है वो R.K. नारायण है। जी हाँ, तो R.K. नारायण। हमारा अगला प्रश्न है औसत नियत लागत। जी हाँ, तो औसत नियत लागत रेखा कैसी होती है? तो औसत नियत लागत रेखा अधोगामी होती है। जी हाँ, तो अधोगामी होती है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है स्टेपी शब्द। जी हाँ, तो ध्यान दीजिए, स्टेपी शब्द किस जैव मंडल से संबंधित है? तो स्टेपी शब्द जो है वो घास का मैदान, यानी कि घास के स्थल को स्टेपी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है प्लेटो की। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, प्लेटो की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक, यहाँ तो कौन सी पुस्तक मुख्यतः न्याय पर शोध प्रबंध है? जी हाँ, तो न्याय पर शोध प्रबंध है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा द रिपब्लिक। जी हाँ, तो द रिपब्लिक जो है ये न्याय और शोधों पर संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है ग्रैमी। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार जो है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है आपका स्थल जात निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? जी हाँ, तो स्थल जात निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? तो स्थल जात निक्षेप जो है अब वो आपके महाद्वीपीय शेल्फ और ढालों पर पाए जाते हैं। जी हाँ, तो महाद्वीपीय शेल्फ और ढालों पर पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित है, यानी कि कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो दास कैपिटल। तो दास कैपिटल के लेखक यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है यहूदियों। जी हाँ, तो यहूदियों के धार्मिक पाठ का क्या नाम है? तो यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता है। जी हाँ, तो मूसा संहिता है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है मेघदूत के लेखक कौन है? जी हाँ, तो मेघदूत के लेखक कौन है? तो मेघदूत के लेखक जो हैं वो आपके कालिदास है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजों के प्रसिद्ध लेखक थे? जी हाँ, तो अंग्रेजों के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो मुल्क राज आनंद। जी हाँ, तो मुल्क राज आनंद जो है वो अंग्रेजों के प्रसिद्ध लेखक थे। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से एक बरसाती नदी है। निम्न में से कौन सी एक बरसाती नदी है? तो ब्यास नदी जो है वो एक बरसाती नदी है, यानी कि इसमें सिर्फ वर्षा के मौसम में ही पानी रहती है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है अंटार्कटिका। जी हाँ, तो अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है, यानी ज्वालामुखी पर्वत है? तो वो माउंट इरेबस। जी हाँ, तो माउंट इरेबस जो है वो अंटार्कटिका का एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है गांधी की। जी हाँ, तो गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? तो गांधी जी की दांडी यात्रा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है स्कूल ऑफ पब्लिसिज्म। जी हाँ, तो पॉलिसिज्म की नींव किसने रखी थी? तो इसकी नींव रखने वाला जो था वो डी लेबलेची था। जी हाँ, तो डी लेबलेची ने स्कूल ऑफ पॉलिसिज्म की नींव रखी थी। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य। जी हाँ, तो कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो एहोल। जी हाँ, तो एहोल शिलालेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है विश्व। जी हाँ, तो विश्व ऑटिज्म यानी कि आत्म विमोह। जी हाँ, तो आत्म विमोह चेतना दिवस कब मनाया जाता है? तो आत्म विमोह चेतना दिवस जो है वो आपको 2 अप्रैल को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से, जी हाँ, तो निम्न में से किस युद्ध में, जी हाँ, तो किस युद्ध में भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? तो बांडीवास का युद्ध। जी हाँ, तो बांडीवास के युद्ध में जो है भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है क्रीमियम युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ? जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, क्रीमियम युद्ध का समापन जो है वो किस प्रकार हुआ? तो क्रीमियम युद्ध का समापन जो है पेरिस समझौता के जरिए हुआ था। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है भारतीय प्रायद्वीपीय। जी हाँ, तो भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी कौन है?
तो भारत प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी है। जी हाँ, तो गोदावरी है और इसे ही दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण गंगा बोला जाए तो नर्मदा। जी हाँ, तो दक्षिण की गंगा तो गोदावरी और दक्षिण गंगा इसका कावेरी होता है। दोस्तों दक्षिण गंगा कावेरी के नाम से जानता है। हमारा अगला प्रश्न है मोरेन कहाँ बनते हैं। जी हाँ, तो मोरेन कहाँ बनते हैं, तो हिमानी क्षेत्र में। जी हाँ, तो हिमानी क्षेत्र में मोरेन बनते हैं। मोरेन जो है एक आपका ऊंचावत क्षेत्र है, यानी कि बर्फ के द्वारा बनाया गया एक आकृति है। हमारा अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। जी हाँ, तो हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, तो बलित पर्वत का। जी हाँ, तो हिमालयी पर्वत श्रृंखला जो है वो बलित पर्वत का उदाहरण है, यानी कि हिमालय में जो माउंट एवरेस्ट है वो भी एक बलित पर्वत है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे लैंड ऑफ, जी हाँ, तो लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स के नाम से आपको फिनलैंड को जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनर्थकारी है, यानी कि दोस्तों ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है लेकिन पारिस्थितिकी के लिए अनर्थकारी है, वो कौन सा है, तो यूकेलिप्टस। जी हाँ, तो यूकेलिप्टस जो है हमारे लिए अनर्थकारी है लेकिन इसे ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है। और सबसे लंबा वृक्ष भी यूकेलिप्टस ही होता है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि गलत दर्शाई गई है, यानी कि कौन सा मिलान जो है वो गलत दर्शाई गई है। तो इसके अनुसार जो है डी वाला जो होगा वो आपका गलत होगा, बाकी सही है। केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान संस्थान आपका धनबाद में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। लेकिन केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है ये कानपुर में नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो हमारा अगला प्रश्न है कौन सा देश, जी हाँ, तो कौन सा देश विश्व की प्रथम, जी हाँ, तो कौन सा देश विश्व की प्रथम सुव्यवस्थित मोटर रेस आयोजित की गई थी। तो सुव्यवस्थित मोटर रेस के आयोजन जो है वो फ्रांस में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है वेदांगों की संख्या कितनी है। जी हाँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वेदांगों की संख्या जो है वो 6 है। जी हाँ, तो वेदांगों की संख्या 6 है। हमारा अगला प्रश्न है हरित स्थल, जी हाँ, तो हरित स्थल यानी कि ग्रीनलैंड है। तो ग्रीनलैंड क्या है, तो बर्फ से ढका उच्च पठार, यानी कि ये एक आइलैंड है। जी हाँ, तो ये एक आइलैंड है जिसे ग्रीनलैंड हरित स्थल कहा जाता है, जो कि बर्फ से ढका हुआ एक उच्च पठार है। बढ़ेंगे हम लोग जीएस के क्वेश्चन की ओर, यानी कि साइंस के क्वेश्चन की ओर। तो हमारा साइंस का पहला क्वेश्चन है अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है, तो फल आवरण से। जी हाँ, तो फल आवरण यानी कि फलों को ढकने वाला जो आवरण होता है उससे मॉर्फिन प्राप्त होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है। जी हाँ, तो मृदा संरक्षण की जैव पद्धति क्या है, तो समोच्च कृषि। जी हाँ, तो समोच्च कृषि जो है वो मृदा संरक्षण की पद्धति है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पॉन्ड सिल्क कहा जाता है। जी हाँ, तो पॉन्ड सिल्क किसे कहा जाता है, तो स्पाइरोगायरा। जी हाँ, तो स्पाइरोगायरा को पॉन्ड सिल्क कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या होती है, कितनी होती है, तो 0। जी हाँ, तो जीवाणु कणिका में सूत्रकणिका की संख्या जो है वो 0 होती है। हमारा अगला प्रश्न है समुद्र की सीपी, जी हाँ, तो समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है, तो ध्रुवन के कारण। जी हाँ, ध्रुवन के कारण जो है समुद्र की सीपी सुनहरी दिखाई देती है। हमारा अगला प्रश्न है एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है। जी हाँ, तो एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधी समय के वर्ग के समानुपाती हो, इसका त्वरण क्या होगा, तो इसका त्वरण जो है अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि नियत रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है जब दूध को, जी हाँ, तो जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से जमता है, तो अपकेंद्री बल के कारण। जी हाँ, तो अपकेंद्री बल के कारण जो है क्रीम जमता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है
टेलनेट, जी हाँ तो ध्यान दीजिएगा, टेलनेट का तात्पर्य क्या है? तो टेलनेट का तात्पर्य टेलीफोन नेटवर्क है। जी हाँ तो टेलीफोन नेटवर्क यानी कि टेलनेट का तात्पर्य टेलीफोन नेटवर्क है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? जी हाँ तो किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो पारा, यानी कि पारा का जो गलनांक होता है वो सबसे कम होता है। यानी कि ये रूम टेम्परेचर पर, यानी कि रूम टेम्परेचर पर ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये धातु है। अगर अधातु की बात की जाए तो बोरोन, बोरोन जो है वो रूम टेम्परेचर पर आपको कैसा, आपको द्रव अवस्था में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है गायनेकोमैस्टिया, जी है तो गायनेकोमैस्टिया क्या है? तो गायनेकोमैस्टिया जो है पुरुष के स्तनों का विकास है। जी हाँ तो पुरुषों में स्तनों के विकास को गायनेकोमैस्टिया कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कैक्टस, जी हाँ तो कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? जो कैक्टस में जो सूल यानी कि कांटे जो होते हैं वो किसका रूपांतरण होते हैं? तो पत्ते के। जी हाँ तो पत्ते जो हैं वो मॉइस्चर लॉस को रोकने के लिए सूल में परिवर्तित यानी कि कांटों में परिवर्तित हो जाते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? जी हाँ तो ज्ञात यानी कि अभी तक जो ज्ञात किया गया है सबसे छोटा जीव यानी कि प्रोकैरियोटिक सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो माइक्रोप्लाज्मा। जी हाँ तो माइक्रोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा जीव है। हमारा अगला प्रश्न है एंजाइम, जी हाँ तो एंजाइम ठीक से काम कर पाए इसके लिए कौन सा यौगिक आवश्यक होता है? तो ठीक से काम करने के लिए आपको विटामिन की आवश्यकता होती है। जी हाँ तो सही से काम करने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ तो हमारा अगला प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से बोला जा रहा है, अवरक्त किरणों का पता किससे लगाया गया है? यहाँ जो तो किससे लगाया जाता है? अवरक्त किरणों का पता किससे लगाया जाता है? तो आपको फोटोमीटर के जरिए। जी हाँ तो फोटोमीटर के जरिए अवरक्त किरणों का पता लगाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ तो फोटोग्राफी में जो प्रयोग किया जाने वाला रासायनिक हाइपो है उसका पूरा नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट। जी हाँ तो उसका रासायनिक नाम जो है वो सोडियम थायोसल्फेट है। हमारा अगला प्रश्न जो है, न्यूरॉन क्या है? जी हाँ तो ध्यान दीजिएगा, न्यूरॉन जो है वो क्या है? तो तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। जी हाँ तो तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई जो है वो न्यूरॉन के नाम से जानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है सेलुलोसिस। जी हाँ तो ध्यान दीजिए, सेलुलोसी भित्ति किसके सेल में पाई जाती है? तो ये जो है पौधों के सेल में पाई जाती है सेलुलोसी भित्ति। हमारा अगला प्रश्न है गुर्दे की, जी हाँ तो गुर्दे की निस्पंदन इकाई कौन सी होती है? तो गुर्दे की निस्पंदन इकाई नेफ्रॉन। जी हाँ तो नेफ्रॉन होती है। जी हाँ तो गुर्दे की स्पंदन इकाई नेफ्रॉन होती है। हमारा अगला प्रश्न है उच्चतर पौधे। जी हाँ तो उच्चतर पौधे के बीज के पोषक। जी हाँ तो ध्यान दीजिएगा, उच्चतर पौधे के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहा जाता है? तो इसे एंडोस्पर्म कहा जाता है। जी हाँ तो बीजों के पोषक तत्व को एंडोस्पर्म कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है। जी हाँ तो ईस्ट जो है किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ईस्ट जो है विटामिन बी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रूप से मीठा करने वाला है? जी हाँ तो कृत्रिम रूप से मीठा करने वाला नहीं है। तो फल शर्करा जो है वो आपको प्राकृतिक रूप से मीठा करने वाला नहीं है। इसके अलावा सैक्रीन, स्यूक्रालोस, एस्पार्टेम ये जो है आपके कृत्रिम रूप से मीठा करने वाला है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अम्ल में क्षारकता है? जी हाँ तो किस एक अम्ल में क्षारकता है? तो डाइसोडियम हाइड्रोफॉस्फेट। जी हाँ तो डाइसोडियम हाइड्रोफॉस्फेट जो है इसकी प्रकृति क्षारीय होती है यानी कि क्षारकता इसमें पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल, जी हाँ तो कौन सा वनस्पति तेल पेंट तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो अलसी। जी हाँ तो अलसी का तेल जो है वो पेंट तैयार करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है अम्लीय वर्षा। जी हाँ तो ध्यान दीजिएगा, अम्लीय वर्षा पर्यावरण के
किसके कारण प्रदूषक के होता है, यानी कि किस प्रदूषक के कारण होता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जी हाँ, तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है वो अम्लीय वर्षा होती है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है उस यौगिक को चिन्हित, जी हाँ, तो उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें जिसमें आयनी, जी हाँ, तो आयनी सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक आबंध है। तो आयनी सहसंयोजक और उप सहसंयोजक बंध जो है वो NH4Cl में पाया जाता है। जी हाँ, तो NH4 और Cl में NH4Cl में पाया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर, जी हाँ, तो मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 12। तो आप लोग बताइए कि मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 12 आप लोग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे कर दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। और दोस्तों जल्द ही मिलते हैं हम लोग प्रैक्टिस यानी कि मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 13 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।